देखो, दो टाइप की मेनली पॉलिसी होती है। पॉलिसी मतलब नीति, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को चलाने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना। बिना कोई पॉलिसी के, बिना कोई नीति के क्या अर्थव्यवस्था चल सकती है? नहीं चल सकती है। तो इसीलिए देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए मेनली दो टाइप की पॉलिसी होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति, राइट। और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति, राइट। सुना है कि नहीं है कभी वर्ड, टर्म कभी सुना है सबने? तो जैसे कि मान लो कि देश को चलाने के लिए एक पॉलिसी है कि आपको सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। देश को चलाने के लिए रूल्स बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो ये सब कौन बनाते हैं? सरकार बनाती है, ठीक है। लेकिन सरकार को हेल्प कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी ना, सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, ठीक है। तो ये एक पूरा पॉलिसी, एक नीति होगी ना कि भाई ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट होगा, इस तरीके से इनका कामकाज होगा, इस तरीके से इनकी इतनी सैलरी होगी, ये सारी पूरा एक पॉलिसी के तहत होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देश की एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे चलाने के लिए पॉलिसी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जिसमें ब्यूरोक्रेट की रिक्रूटमेंट होता है, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी दो टाइप की मेनली पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो कौन बनाता है? सरकार, गवर्नमेंट ना। यस, वित्त मंत्रालय, लेकिन सरकार बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्रालय अकेले नहीं बनाता। वित्त मंत्रालय बनाता है ऑफकोर्स, वो तो स्पेशलाइज्ड हो गया, लेकिन उसमें ऑफकोर्स बाकी अदर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाकी अलग अलग मिनिस्ट्री का भी तो इनपुट और सजेशन होता है ना। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार यह डिसाइड करती है या ये बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। मैं इस पर डिस्कस करता हूं अभी। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय। राज मतलब राजा का कोष, ठीक है ना। तो राजा मतलब सरकार। इस समय जो राजा है वो कौन है? सरकार होती है, ठीक है। पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया। तो अब जो राज को चलाने के लिए जो काम करती है वो कौन करती है? सरकार, ठीक है ना। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए ट्रेजरी, पैसा होना चाहिए ना। और पैसा कहां होता है? खजाने में। जैसे हमारा पैसा हम कहां रखते हैं? पहले के जमाने में खजाने में रखते थे, अब कहां रखते हैं? बैंकों में रखते हैं ना। तो उसी तरीके से सरकार का भी खजाना होता है, जिसे हम गवर्नमेंट ट्रेजरी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, सरकारी खजाना। तो जो सरकारी खजाना होता है वो कैसे भरा रहे? सरकार क्या कोशिश करेगी कि सरकारी खजाना भरा रहे कि खाली रहे? भरा रहना चाहिए। तो उस सरकारी खजाने को कैसे भरें या कैसे भरा रहे, उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? सरकार। और सरकार कैसे डिसाइड करेगी कैसे सरकारी खजाने को भरेगी? गवर्नमेंट ट्रेजरी को कैसे भरेगी? टैक्स लेकर। यस, तो उन्होंने बताया टैक्स लेकर। यस, प्रसून ने भी बताया है। सो टैक्सेशन से, टैक्सेशन गवर्नमेंट का इनकम होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स लेवी करती है, जिसे कर कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब आप इकोनॉमी में पढ़ोगे अलग से, ठीक है। जिसमें इनकम टैक्स, अभी इस समय जो आ गया है जीएसटी आ गया है, पहले सर्विस टैक्स वैट हुआ करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से टैक्सेशन आपके ऊपर लेवी करके गवर्नमेंट ट्रेजरी फिल करेगी, और फिर उसी पैसे से क्या करेगा? डेवलपमेंटल एक्टिविटी करेगी, जैसे कि रोड, ब्रिज, ये सब बनाएगी सरकार। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब पे खर्चा करती है सरकार, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि आपको न्यूज में और बार बार एग्जाम्स में भी आएगा टर्म्स, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी।
और इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी, और गवर्नमेंट का पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू टैक्सेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब जैसे फिजिकल पॉलिसी आए मतलब रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट नॉट बाय आरबीआई, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी, अब ठीक है आदर्श, अब आवाज ठीक है, बताओ अब आवाज ठीक है? हाँ, जल्दी रिप्लाई करो। सो है कि नहीं है? हाँ चले गए, अभी भी ठीक नहीं है? बाकी लोग का, बाकी लोग बताओ, तनु प्रसून बाकी लोग बताओ, आवाज सही आ रही है? आदर्श तब आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को सही आ रही है मतलब आपकी तरफ से कोई नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम होगा। सो चलो, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति, मौद्रिक मतलब मुद्रा, मतलब रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी। तो जो भी पैसे से रिलेटेड जो संबंधित जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो कौन बनाएगा? आरबीआई। क्यों ऐसा, क्यों नहीं सरकार ही बना लेती है? हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये पावर आरबीआई को दिया गया है? जब फिजिकल पॉलिसी सरकार बना रही है, टैक्सेशन वगैरह कितना होना चाहिए वगैरह, तो मनी से रिलेटेड पॉलिसीज ये सब, तो वो क्यों करती है ऐसा? हाँ वो तो है, लेकिन क्यों वही मतलब डिसाइड करती है? गवर्नमेंट भी तो कर सकते हैं ना कि उसी को कि नहीं हम डिसाइड करेंगे, तुम उसके हिसाब से काम करो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक होती है, रीजनिंग में, रीजनिंग की मैं कारण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यस, हाँ हाँ वो भी एक रीजन है, और एक कोई मेन रीजन, मतलब आप लोग बता रहे हो, सही बता रहे हो, गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं लॉजिक रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, क्या कारण क्या है आखिर? जो आप लोग बता रहे हो सही है, वो एक्ट में है, उसको पावर है, वो स्पेशलाइज एजेंसी है, लेकिन क्यों ऐसा? जैसे एक चीज बताता हूं मैं तुमको, मान लो आरबीआई के पास टैक्सेशन, अपने सरकारी खजाने को भरने की जिम्मेदारी है ना, कि सरकारी खजाने को भरा रहे, क्योंकि सरकारी खजाना भरा रहेगा तभी तो देश चलेगा, तभी तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगा। तो अब ये क्या करेंगे, मान लो कि जैसे सरकारी खजाना खाली होगा, और अगर इनके पास ही मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी राइट भी इनकी इन्हीं के पास हो, तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन होगा, अगर टैक्सेशन नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, पैसा प्रिंट कर देंगे। मतलब टैक्सेशन को हमें बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमी को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब ना टैक्सेशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तब लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी तो टैक्स पे करेंगे, और टैक्स जब पे करेंगे तभी क्या होगा, सरकारी खजाना भरेगा। लेकिन जब अगर ये बिजनेस बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और इनकम लोगों की बढ़ेगी नहीं, टैक्सेशन होगा नहीं, तो और ये हो सकता है कि सरकार की गलती से हो सकता है ना, तो सरकार क्या करेगी फिर? लेकिन सरकार को तो पैसा चाहिए रहेगा, तो सरकार को जब मन में आएगा तब पैसा प्रिंट कर लेगी, अगर इसी के पास सिर्फ सोल अथॉरिटी है तो, और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कर सकती है ना। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उससे आपके पास पैसा एक्चुअल में नहीं आ रहा है, सिर्फ आप पैसे को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? पैसा रियल में तो आप कमा नहीं रहे हो, बस आप आर्टिफिशियली पैसे को क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। हाँ, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्या किया गया कि आरबीआई स्पेशलाइज्ड एजेंसी मनी के लिए, मॉनेटरी के लिए बनाया गया, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे रिलेटेड टू मनी, और वो लोग डिसाइड करेंगे कि कब हमें इकोनॉमी में कितना पैसा प्रिंट करना है, कितना पैसा इंजेक्ट करना है, और कितना पैसा निकालना है। ठीक है, सरकार को कितना पैसा, मतलब मार्केट में
लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए, कब पैसा देना है, कब पैसा लेना है, ये सब चीजें डिसाइड इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ये डिसाइड करेगी कौन? आरबीआई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लॉजिक? यस यस तनु, बिल्कुल सही, गॉट इट। तो इसीलिए ये दो अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। क्लियर हो गया? तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है रिलेटेड टू मनी, पैसा कब प्रिंट होगा, कितना प्रिंट होगा, ठीक है, कितना पैसा मार्केट से लेना है, ये सब चीजें। और लेकिन आरबीआई के पास तो बहुत सारे काम हैं, ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई के की एक कमिटी मतलब एक उसका समिति बना दिया गया और उसको पावर दिया गया क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करो, और उसका नाम था एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई का ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो ये डिसाइड करता है कि देश में इकोनॉमी में पैसा कितना रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पैसा ज्यादा सप्लाई करना है या पैसा कम सप्लाई करना है, ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई कम या ज्यादा हो सके। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो ठीक है। तो अब उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि ये एक, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी समझते हो? माइक्रो क्या होता है? हाँ हाँ, उसका मतलब बताओ, तो आपने मीनिंग बता दिया, नहीं ध्यान है? चलो ठीक है, बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है, और मैक्रो मतलब बड़ा। तो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे लेवल पे बात करते हैं और एक बड़े लेवल पे बात करते हैं। तो छोटा, अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी की बात करें तो इस पूरे देश की इकोनॉमी में सबसे छोटा कौन है? मतलब यूनिट, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति सबसे छोटा है ना। ये पूरा देश है, पूरे देश में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो अगर हम पूरा 130 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर सिर्फ हम किसी एक आदमी, मान लो मैं अपने या आप अपने किसी एक अपने सिर्फ इकोनॉमी के बारे में, अपने फायदे नुकसान के बारे में बात करो, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमी। जब आप ये पढ़ाई करते हो कि किसी एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। मतलब सिर्फ मैं अपने बारे में पढ़ूं या आपके बारे में पढ़ूं, किसी मतलब सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ूंगा, उसका कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, उसी के बारे में बात करूंगा सिर्फ। अब मैक्रो इकोनॉमी मतलब जब मैं पूरे देश की बात करूं कि पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रहा है या घट रहा है, पूरे देश की इनकम बढ़ रही है या घट रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब आज से 50-60 साल पहले हमारे देश की इनकम या इकोनॉमी कमजोर थी, ये तो पता है ना। आज के टाइम में हमारे देश की इनकम क्या हो गई है? बढ़ गई है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, ये सब लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट भी इंडियन इकोनॉमी है, ना कि कोई माइक्रो इकोनॉमी, ना तो कोई इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, वो पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात करता है ना। तो उसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये चीज याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, नॉट माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना, माइक्रो मतलब पूरे इंडियन इकोनॉमी, ये पूरे इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना। ठीक है, लोगों के समूह के बारे में बात करना। तो इसीलिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसी ऐसा नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करता। वो कहता है कि पूरे इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में कितना पैसा ज्यादा है या कितना पैसा कम है। ठीक है, इंडिया के सारे बैंक इससे अफेक्ट होंगे मॉनेटरी पॉलिसी से। गॉट इट? तो इसीलिए ये माइक्रो, और इसको याद रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है मतलब पूरे इंडियन की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। तो जब पूरे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है मतलब मैक्रो हो गया, और जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होगी तो वो माइक्रो हो गया। तो आरबीआई किसी एक व्यक्ति के बारे में थोड़े बात करेगा,
समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या कितना मनी सप्लाई होगा, और मनी सप्लाई क्यों डिसाइड करता है कि मनी सप्लाई कितना रहेगा, कितना कम है, ज्यादा है, वो क्यों डिसाइड करता है ऐसा? उसका पीछे टारगेट क्या है, मतलब क्या एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यस। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब थोड़ा सा हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को जो बनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 1934 में। क्या ये कमेटी बनी कब? कब? 2016 में। 2016 में इस एक्ट को अमेंड किया गया। आरबीआई एक्ट वॉज अमेंडेड। अमेंडेड मतलब चेंज करना, अमेंड मतलब होता है सुधार करना, चेंज करना, ठीक है, बदलना, संशोधन करना, ठीक है, संशोधित किया गया, ठीक है, आरबीआई एक्ट को। तो ये याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है वो आरबीआई एक्ट 1934 में तो बनी है, लेकिन वो 1934 से नहीं थी। कब से आई एग्जिस्टेंस में? 2016 से, ठीक है। और कैसे आई? जब आरबीआई एक्ट में था ही नहीं तो आया कैसे फिर? आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया। कोई भी कानून को चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, तो वही काम किया गया। पार्लियामेंट ने 2016 में अमेंड किया और उसमें यह डाला कि अब एमपीसी कमिटी बनेगी, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन में बना? यस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यस तनु सही बताया आपने, प्रसून भी सही बताया है आप, यस यस यस। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल, उर्जित पटेल कमेटी, ये जो कमेटी थी ये कब रिपोर्ट दिया? 14 में, 2014 में, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में रिपोर्ट सबमिट किया। उसने ये सलाह दिया, ठीक है, उसके सलाह पे, ठीक है, उसके सुझाव पे ये आरबीआई एक्ट में सुधार किया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, तीन चीज आप याद रखना कि आरबीआई एक्ट 1934 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बट इट वाज अमेंडेड इन 2016। और किसके रिकमेंडेशन पे? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बात आए तो ये चीज याद, आपको फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये प्री में इसमें से कोई भी चीज कभी भी पूछ सकता है, प्री में पूछ देता है कभी भी कि एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो सही है। गॉट इट? एनी डाउट? बोलो, डाउट है कोई? चलो, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने लोग रहेंगे? मेंबर्स, सदस्य जो होंगे 6, ठीक है। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सब पढ़ लिया है? तब फिर क्या पढ़ा रहा हूं, तो बताओ जल्दी जल्दी कि कौन कौन सा है? 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से, ठीक है, बस। अब ये बताओ अच्छा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट क्या है? यस, इन्फ्लेशन को क्या करना?
कंट्रोल करना और कितना टारगेट रखना, 2 to 6%। यस, हाँ, यस यस, रेंज है 4 +-2 +-2। सो इसका जो एम है या टारगेट है, क्या है एम या ऑब्जेक्टिव क्या है या मैंडेट क्या है, उद्देश्य इसका क्या है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। और वी कैन से मेनली टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करना, लेकिन क्या सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना इसका एम है? तो किसको? हाँ, और उसके अलावा किसमें? हाँ, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, ठीक है। ग्रोथ भी को भी ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्यों करना है? ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, ओके। और इन्फ्लेशन कितना परसेंट, कैसे मालूम पड़ेगा कितना इन्फ्लेशन हो गया या कितने परसेंटेज तक कंट्रोल करना होगा? 4 प्लस और -2%। किसका? 4 प्लस और -2, इन्फ्लेशन किसका निकलता है? सीपीआई कौन सा? वो तो है, लेकिन को किसका? सीपीआई 3 टाइप का होता है। हाँ बोलो, कौन सा? यस यस, बिल्कुल सही। सीपीआई, इन्फ्लेशन कंट्रोल, जीडीपी ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। यस यस यस, प्रसून तनु, यस, ठीक है। 4 प्लस -2 किसका? सीपीआई कंबाइंड या ऑल इंडिया लिख सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया या कंबाइंड। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भी महंगाई को मेजर करने की बात करें, जैसे आपका मार्क्स, आपका जब कॉलेज में मार्क्स आता है तो आप कैसे मेजर करते हो? परसेंटेज में। तो उसी तरीके से महंगाई को जब कोई मेजर करने की बात करे, कितना महंगाई बढ़ रही है, तो आप किस में मेजर करते हो? सीपीआई में, सीपीआई के परसेंटेज में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 होता है, एक रूरल मतलब ग्रामीण, एक अर्बन शहरी मतलब गांव में कितना महंगाई है, अर्बन मतलब शहर में कितना महंगाई है, एक ऑल इंडिया मतलब पूरे ऑल इंडिया का एवरेज कितना है। तो हम लोग चूंकि पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इसलिए ऑल इंडिया का लेते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल की सीपीआई 4 से 2% अप, 2% डाउन, मतलब आप लिख सकते हो 2 to 6% के रेंज में होना चाहिए, इतने रेंज में होना चाहिए। अगर 6% से ऊपर गया तो महंगाई हो गया, 2% से नीचे गया तो डिफ्लेशन हो जाता है। गॉट इट? 2 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 6 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? कोई डाउट? तो अब उसके बाद अच्छा ये बताओ कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? क्यों इतना मतलब आरबीआई इसके पीछे पड़ी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई का एमपीसी बनाया ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसीलिए बनाया गया। इसका अभी हमने लिखा एम मैंडेट क्या है? टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये आखिर इंडियन इकोनॉमी के लिए इतनी जरूरत क्या हो गई? इतना क्या इंपॉर्टेंस हो गया इसका? यस। और कोई? कीमतें बढ़ेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है तनु, मैं अभी आपको बताऊं उसका रीज़न क्या होता है। बढ़ेगा लेकिन वो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, लेकिन उसका इमीडिएट प्रॉब्लम क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, परचेसिंग पावर कम होता है। परचेसिंग पावर कैसे कम होता है? परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है? यस, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है कि महंगाई बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो महंगाई कब बढ़ता है? वैसे महंगाई बढ़ता कब है? डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। और डिमांड कब ज्यादा होगा? यस, मनी सप्लाई जब ज्यादा होगा तब डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपके पास इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? आप डिमांड करोगे कोई चीज की, तो जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बरोबर ना? तो अब लेकिन होता क्या है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। परचेसिंग पावर कम होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो कि जो 100 रुपया है अगर, तो 100 रुपया में पहले जो चीज आप खरीद पाते थे जितने ही, अब क्या करोगे? अब कम खरीद पाओगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल, पहले आप 80 रुपये में ही 1 लीटर पेट्रोल भरा लेते थे, अब आपको 100 रुपये में भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता, 105 रुपया या 100, इस तरीके से प्राइस बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो? तो पैसा आपके पास उतना ही है, 100 रुपया पहले भी था, लेकिन पहले 100 रुपये में आप 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल लेके आते थे। अब पैसा आप भी अभी भी आपके पास 100 रुपया ही है, लेकिन अब आपको पेट्रोल कम मिलता है। तो ये क्या हुआ? आपके पैसे की परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। तो यही प्रॉब्लम होता है इन्फ्लेशन को, कि पैसा तो आपके पास रहेगा, पैसा आप कमाओगे, लेकिन होगा क्या कि अब महंगाई ही इतनी बढ़ जाएगी कि पैसा कमाने के बावजूद आप बहुत सारी चीजों को नहीं खरीद पाओगे, या खरीदने की क्षमता आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सिर्फ पैसा बढ़ाने से नहीं होगा, अगर पैसा बढ़ रहा है तो आपको सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज याद रखना, ये क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर डाउन होता है। सिर्फ फैक्ट्स एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में ऐसे ही कंसेप्ट को एग्जाम कंसेप्ट पूछता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो इसका मतलब परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट लिख के दे देगा तो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज को, ये कोरिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट चीज, इसीलिए लेकिन अभी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कम कर दिया है। तो ये कम क्यों किया है? कम किया है, सॉरी बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया क्यों बढ़ाया है? तो रेपो रेट बढ़ाने से कैसे महंगाई रेट कम हो जाएगा? कैसे? ब्याज दर महंगा हो जाएगा, लेकिन रेपो रेट, आप तो रेपो रेट अगर बढ़ाएगा आरबीआई तो उससे ब्याज दर कैसे महंगा होगा? कौन लेंड करेगा? हम्म, यस यस, समझ रहे हो? प्रसून, लोन और क्रेडिट कम देंगे, डिमांड कम करेंगे लोगों की। यस यस यस, बिल्कुल सही। यस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अभी क्या किया है कि आपका जो पॉलिसी रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट है, वो कौन सा रेट, उसको कौन से रेट को मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी रेट बोलते हैं? ये भी एग्जाम में आ सकता है कि पॉलिसी रेट, रेट अभी अभी आपको बताऊंगा, बहुत सारे रेट होते हैं। तो पॉलिसी रेट कौन सा है? प्रसून ने बताया है बैंक रेट, तनु ने बताया रेपो रेट, और कोई?
पॉलिसी रेट किसको बोलते हैं अभी इस समय? रेपो रेट को? यस, रेपो रेट। ठीक है तनु, ये सॉरी तनु ने सही बताया, प्रसून। रेपो रेट को रेपो रेट, पॉलिसी रेट बोलते हैं। और इसको कौन सा रेट बोलते हैं? और दूसरे नाम इसके? बेस रेट नहीं बोलते हैं, बेस रेट तो अलग हो जाता है, बेस रेट तो लेंडिंग में आता है। और पॉलिसी रेट के अलावा की रेट भी बोलते हैं। ठीक है, यस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप याद रखना कि क्या होता है? पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट दैट इज रेपो रेट, दैट इज की रेट, दैट इज, और इसको क्या बोलते हैं? बेंचमार्क रेट। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, बार बार टर्म्स चेंज होते रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे या एग्जाम में भी चेंज हो सकता है। एग्जाम में बहुत से लोग सिर्फ पॉलिसी रेट, रेपो रेट जानते हैं, ये सब अगर टर्म्स नहीं जानोगे तो आप सोचोगे ये नया कौन सा रेट आ गया, लेकिन है एक ही चीज। इसको क्या करते हैं? इसको इन लोगों ने इंक्रीज कर दिया है, कितना से? 4% से 4.4%। ठीक है, कोई डाउट है? तो अब ये रेपो रेट क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं ब्रीफली। रेपो रेट मतलब दैट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। और ये जो लेंडिंग करती है, ये कौन सा लेंडिंग होता है? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों लेंड करती है, क्यों नहीं लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करती है? लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट होता है, यस। तो लेकिन इसको ही हम मतलब क्यों मानते हैं पॉलिसी रेट? बैंक रेट को तब क्यों नहीं मानते फिर? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको पॉलिसी रेट क्यों मानते हैं? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बैंक रेट भी तो बैंक रेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो भी तो बन सकता है। हाँ, वो तो है, वो एक रीजन है, वो भी सही है। और उसके अलावा और? हाँ, वो है, वो उसके बाद आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको रेपो पॉलिसी रेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, पॉलिसी रेट, क्योंकि बैंक जो भी ऑपरेट करती है, बैंक ऑपरेट करती है, बैंक को पैसा चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए, और वो पैसा आता कहां से है बैंक के पास? मेनली कहां से आता है? आरबीआई से। आरबीआई से आता है। ऑनलाइन वाले बताओ। हाँ, मेनली कहां था? मैंने बोला मेनली। हाँ, आरबीआई से। ओके, बैंक के पास मेनली मुख्यतः पैसा कहां से आता है, बताओ सभी लोग? आरबीआई से नहीं आता है। बैंक के पास जो मेनली पैसा आता है, वो आता है डिपॉजिट के फॉर्म में, पब्लिक से पैसा आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको, क्योंकि आप जब भी बैंक में जाते हो तो आपका भी अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, बचत खाता होगा ना। और वो सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसा भले ही 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया जमा करते हैं, 4,000 रुपया जमा करते हैं। और एक और होता है करंट, सेविंग अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट होता है, कौन सा? करंट अकाउंट। वो कौन खोलता है? बिजनेस वगैरह खोलते हैं। ओके, तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है। और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आपको मिलता है, कितना मिलता है? 4% से कम ही मिलता है। ओके, तो अब क्या होता है कि आप जब पैसा जो अकाउंट खोलते हो, तो आप पैसा वहां जमा करते हो, उनके पास पैसा आता है एक सेविंग अकाउंट से और एक आता है करंट अकाउंट से। ठीक, करंट अकाउंट में जो उनका पैसा आया, वो आया, उसका कॉस्ट उनको कुछ लग रहा है? फ्री में आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। आपको जस्ट ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बैंक के पास आप जब खाता खुलवाते हो तो दो टाइप का अकाउंट होता है। एक होता है
सेविंग अकाउंट और एक होता है, मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं, करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसे हम कहते हैं कासा। हम बैंकों में इसे कहते हैं कासा, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो करंट, ये कासा यही होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट से जो पैसा आता है, इसके ऊपर बैंक का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो नील, और इसके ऊपर लेस देन 4%, ठीक है ना, या लेस देन 4%, इसको जैसे भी लिख लो, ठीक है, लेस देन 4%। तो अब यानी आप ये सोचो कि इस पे, और जो उनका मेजर पैसा आता है वो यहां से आता है, तो यानी उनका कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर आरबीआई से जो रेपो रेट पे लेते हैं वो कितना है, 4 to 4.4%, ठीक है, और लेकिन यहां पर इनको एक तरह से फ्री में मिल रहा है, और इसमें बहुत सारे बैंक में 4% से कम में होता है। समझ रहे बात को? तो ये पैसा की कॉस्ट जो हो गई उनको कम हो जाती है, मतलब इनको सस्ते में मिल रहा है ना पैसा, बैंकों को पैसा सस्ते में मिल रहा है। समझ रहे बात को? तो इसीलिए बैंकों का फोकस क्या रहेगा कि बैंकों के पास पैसा कहां से ज्यादा आए, यहां कासा से आए या आरबीआई से आए। कासा से लेंगे वो लोग पैसा, और बैंक कासा पे ही ऑपरेट करते हैं। बैंक जो होता है ना रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कासा पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अगर जिनका कासा कम हो गया, कासा से सेविंग या कासा से मोबिलाइजेशन, वो बैंक चल नहीं पाएगी ज्यादा, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपको हमेशा बैंक वाले फोन करते हैं या मैसेज करते हैं या पीछे पड़ते हैं, अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, इसीलिए, ठीक है। सो दिस इज, उनका मेन फोकस यही रहता है कि अकाउंट खुलवा के पैसा लिया जाए, ताकि वही पैसा, वो सस्ता पैसा उन लोग आपको आगे 8%, 9%, 10%, 12% ब्याज पे दे सकें, ताकि उनका जो मार्जिन होगा वो उनका प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना। तो अब ये हो गया, इनका पैसा यहां से आ गया, लेकिन अब उनको कभी पैसे की शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ जाती है। कैपिटल अकाउंट तनु नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट तो अलग हो गया, कैपिटल अकाउंट आपका अकाउंट्स में आता है वो, ठीक है, और वो कैपिटल अकाउंट वो अलग होता है, सॉरी, वो आता है, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वो अलग है, वो बैंक में कोई अकाउंट नहीं एज सच होता है, ठीक है। उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप पढ़ोगे, अगर पढ़ाया गया होगा तो, नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा जो अब उनको शॉर्ट टर्म में कभी जरूरत पड़ गई, तो वो लोग लेते हैं कहां से, आरबीआई से, ठीक है। तो अब अगर उनके पास पैसे की कभी कमी है और अगर आरबीआई से मांगने जाएंगे, आरबीआई वाले उसका रेट बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बैंक वाले पैसा कम लेंगे, और बैंक वाले जब पैसा कम लेंगे तो लोन भी कम दे पाएंगे, और जब लोन कम दे पाएंगे तो आपके पास भी पैसा कम आएगा, और जब आपके पास पैसा कम आएगा तो आप चीजें भी कम खरीदोगे। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, पर्सनल लोन वगैरह लोग लेते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, ये सब लेते हैं। तो कार लोन लेते हो क्या करने के लिए, कार खरीदने के लिए। पर्सनल लोन लेते हो आप शादी करने के लिए या पार्टी फंक्शन करने के लिए, सब लेते हो, ठीक है। पर्सनल लोन उसी लिए लिया जाता है। उसके बाद हाउसिंग लोन लिया जाता है आपके घर खरीदने के लिए। तो अब जब क्या होगा, जब इनको रेट, महंगे रेट पे अगर इनको पैसा मिलेगा, किसको, बैंकों को, तो ये लोग क्या करेंगे, महंगा आपको पैसा देंगे, और जब महंगा देंगे तो आपको जो कार खरीदना है अभी, वो आप कहोगे कि छोड़ो अब बाद में खरीदेंगे जब सस्ता होगा। तो इससे क्या हो गया, इससे डिमांड कम हो रहेगी, और डिमांड जब कम होगा तो महंगाई भी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज और होता है, सिर्फ डिमांड करके महंगाई को कम करना उनका मकसद नहीं होता है, उनका यह मकसद होता है कि उसी टाइम में ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई को बढ़ाया जाए, कि जो टाइम बचेगा, अब मान लो कि कार का प्रोडक्शन कम हो गया है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से कार का प्रोडक्शन कम है अभी, तो आपको अभी आपके पास लोन का रेट महंगा कर दिए, लोन का रेट महंगा करके आपका डिमांड कम करवा दिए। तो अब ये सिचुएशन मान लो कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक रहेगा। इसी 1 महीने 2 महीने में वो लोग सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज को, कमी को पूरा करेंगे, और कार का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और सप्लाई को उसी बीच में बढ़ा देंगे। और जब सप्लाई बढ़ जाएगी, तब उसके बाद अगर आपके पास पैसा, फिर ये रेपो रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर आप लोग। तो इस तरीके से पूरा इकोनॉमी ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी को, रियल इकोनॉमी को आपको समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ आप अगर याद करोगे तो याद करके आप प्री के जो क्वेश्चंस है ना, या इवन मेंस के भी, आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इकोनॉमी को समझने की कोशिश करो, इकोनॉमी को समझोगे तो बहुत ईजी है, बिना पढ़े भी आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। तो जब भी हम की रेट, पॉलिसी रेट की बात करें, वो क्या होता है? रेपो रेट, बेंचमार्क रेट, ये सब रेपो रेट होता है। और इसमें आपको शॉर्ट टर्म में ये लिख लेना, यहां पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन बाय आरबीआई टू बैंक, टू कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। एसबीआई वगैरह, ठीक है, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब हैं। तो क्यों इनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं? मेन मोटो, यस, कमर्शियल मतलब कॉमर्स, बिजनेस के लिए काम करना। और बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये सब जो बैंक काम करते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, इन लोगों का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, इसलिए इन्हें कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। और इसमें क्या होता है? मतलब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को ऐसे ही लोन दे देता है बदले में? यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल रखना पड़ता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे हम जीसेक कहते हैं, जीसेक बैंक क्या करेगा? कोलैटरल, गिरवी जिसे बोल सकते हो, रखता है। मतलब पैसा कौन दे रहा है? आरबीआई दे रही है बैंक को। तो जब आरबीआई बैंक को देगा तो गिरवी कौन लेगा? आपको पैसा, मान लो किसी से पैसा लेना है, तो सामने वाला क्या बोलता है? गिरवी दो मुझे कुछ, बोलता है ना। तो जो लोन लेता है वो गिरवी देता है ना। तो उसी तरीके से इस केस में कोलैटरल, कोलैटरल मतलब होता है एक तरह से गिरवी टाइप का, समझो, ठीक है। तो कोलैटरल कौन देगा? बैंक देगा या आरबीआई देगा? बैंक देगा आरबीआई को, क्योंकि बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से, समझ में आ रहा है। और क्या देगा? जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? इट्स अ डेट डॉक्यूमेंट, डेट पेपर, ठीक है, ऋण पत्र जिसे बोलते हैं। और लेकिन ये जो ऋण लिया रहता है वो किसने पैसा लिया हुआ है? कर्ज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है? हाँ, यस, गवर्नमेंट किससे लोन लेती है? पब्लिक से, पब्लिक से भी लेती है, बैंकों से लेती है। तो गवर्नमेंट, जब मैंने आपको उस दिन बॉन्ड पेपर बताया था लास्ट लेक्चर में, तो सेम बॉन्ड की तरह ही होता है। दिस इज नथिंग बट बॉन्ड ओनली। जब हम उसी को गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जब गवर्नमेंट पैसा लेती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। और वही पैसा जब कोई प्राइवेट एंटिटी लेता है तो वो बॉन्ड बोलता है जनरली, ठीक है। तो ये सब सिमिलर टर्म्स है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नथिंग बट अ गवर्नमेंट बैंकों से पैसा लिया हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं है, बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। बैंकों का इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारे लिए प्रॉपर्टी हो गया, संपत्ति हो गया। तो वो अपनी संपत्ति को आरबीआई के पास क्या करता है? गिरवी रख देता है। समझ गए? तो ये चीज याद रखना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल रखा जाता है। लेकिन एक और चीज होता है कि एसएलआर कोटा का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसको कोलैटरल नहीं रख सकते हैं। चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो बताऊंगा, डोंट वरी, सब एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अभी उसी पे आ रहा हूं मैं। अब रेपो रेट हो गया। रेपो रेट के बाद एक और छोटा सा है कंसेप्ट, बस छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। ये सब ब्रीफली कुछ छोटी चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये आप डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये सब यहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, आप या तो पढ़े होगे या तो पढ़ोगे आगे, ठीक है। हाँ हाँ, हो गया है, कोई बात नहीं, सब लोगों ने पढ़ लिया है। किसने नहीं पढ़ा है? अच्छा, तुम नहीं पढ़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसलिए मैंने करा दिया कि क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा,
ठीक है, करंट अफेयर्स में यही होता है, आप कहीं ना कोई सब्जेक्ट में वो चीजें पढ़े रहोगे ऑलरेडी। करंट अफेयर्स में बस उसे ही करंट की जो चीजों को स्टैटिक से लिंक करते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स में अलग से कोई चीज नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा होगा अपॉइंटमेंट या कुछ चीजें, तो वो आप यहां पढ़ लोगे, लेकिन उसका डिटेल आप पॉलिटी में डिस्कशन करोगे ही। तो यहां पर एक तरह से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और आपका लिंक हो जाएगा उससे। आपको यह समझ में आता है करंट अफेयर्स में कि जो आप थियरी में पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में कहां यूज हो रहा है। आप मान लो कि इकोनॉमी में आपने पढ़ लिया ये सब चीजें, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ लिया, रेपो रेट वगैरह पढ़ लिया, आपको बहुत टाइम लगता है कि इसका रियल लाइफ में कहां यूज होता है, तो रियल लाइफ में यूज यही हुआ। ठीक है, जो अभी 2 दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया, तो जब ये इंक्रीज किया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा रेपो रेट मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है, तो इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में जहां भी पढ़े हो उसको जाके वहां से रिवाइज कर लो, और जब तब रिवाइज करोगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके इस तरीके से पढ़ा जाता है यूपीएससी में। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज याद रखना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को सोचते हैं कि ये अलग कोई सब्जेक्ट है, और फिर उसे करंट अफेयर्स को अलग से याद करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आप उसे स्टैटिक से प्रॉपरली लिंक करके रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती रहेंगी। अब एक होता है छोटा सा कंसेप्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अभी आपने ही पूछा था, इसी को ना पूछा था, यही वाला पूछा था ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये भी सेम चीज होता है, बस इसमें जो एसएलआर कोटा वाला होता है, एसएलआर कोटा का जो जीसेक होता है उसे हम कोलैटरल में रखते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन ही होता है, शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई जो होती है शॉर्ट टर्म में लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन बाय आरबीआई टू बैंक्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो होगा एसएलआर कोटा का, मतलब एसएलआर वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसे मैं इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफली 2 मिनट बता देता हूं। एसएलआर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसे बैंक क्या करेंगी, आरबीआई के पास गिरवी रखेंगी, और तब आरबीआई क्या करेगा, उन्हें पैसा देगा। समझ में आ गया? एनी डाउट? इसका लेकिन रेट जो होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? हाँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो एसएलआर का होता है कि आपको एसएलआर का आपके पास रखना है, लेकिन आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करते हो, फिर बैंक से वो वाले इन्वेस्टमेंट को यूज करते हो। हाँ, जनरली एक काफी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसलिए तो इसे मार्जिनल कहते हैं। चलो ठीक है, मैं एसएलआर बताता हूं। अभी आपको दिमाग में आ रहा है कि एसएलआर क्या है, तो एसएलआर को मैं बता देता हूं एसएलआर क्या होता है। इसे चाहिए तो लिख सकते हो कि ये हायर देन रेपो रेट होता है, ये हायर देन रेपो रेट, रेपो रेट से ज्यादा होता है ये। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या, तनु क्या मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है बताओ? यस यस यस, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यस, एमएसएफ इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये भी रेपो रेट की तरह ही है। रेपो रेट मतलब कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, और एमएसएफ मतलब
ये भी रेट का एक नाम है, ठीक है, जो रेट होता है ना इंटरेस्ट रेट, उसी को इंटरेस्ट रेट का नाम है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इस रेट पे जो आरबीआई है बैंकों को लोन देती है, शॉर्ट टर्म के लिए ही देती है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल मांगती है वो कौन सा वाला होता है, एसएलआर वाला। अभी मैं आपको बताता हूं कि एसएलआर क्या होता है, तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ऑफ कोर्स। सो ये एसएलआर क्या होता है बताओ। हाँ, यस, अपने पास रखना होता है, यस। लिक्विड समझते हो, लिक्विड तरलता ना, तो बैंक के टर्म्स में लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है, और जीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस, ठीक है। और भी अलग टाइप के कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो भी आते हैं, ठीक है, बट यस ये मेनली 3 टाइप के हो, आप बोल सकते हो। टी बिल जिसको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो और कुछ स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड भी हो जाते हैं जो गवर्नमेंट के एजेंसीज वगैरह इशू करती हैं। तो लिक्विड एसेट मतलब कि वो चीज, लिक्विड मतलब क्या होता है, जो इजिली मूवेबल हो, ठीक है। अभी मैं पानी को गिराऊंगा यहां पर तो तुरंत बहने लगेगा, तो उसी तरीके से मतलब जो इजिली मूव कर सके। यानी बैंक में जब भी, इकोनॉमी में जब लिक्विड की बात किया जाए, लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट मतलब विच कैन बी, लिक्विड का मतलब क्या बताया आप लोगों ने, कैश ना। लिक्विड का मतलब कैश, तो वो लिक्विड एसेट का टाइप हो गया, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, कोई बता सकता है लिक्विड एसेट का मतलब। कैश जो बताया वो लिक्विड एसेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड एसेट है, ट्रेजरी बिल भी लिक्विड एसेट है, लेकिन लिक्विड एसेट होता क्या है, यस बिल्कुल सही, ठीक है, यस यस तनु बिल्कुल सही, यस, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमी में ये सब जो चीजें क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चंस इकोनॉमी के पेपर में आते हैं। आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि अच्छा बताओ कि रेपो रेट कितना चल रहा है, एमएसएफ का रेट कितना चल रहा है, वो सब वनडे एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है। यूपीएससी में आप रेट याद करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है, आपको चीजों को, कंसेप्ट को समझना है, ये चीज याद रखना। आप सिर्फ रेट वगैरह मत याद करने बैठ जाना। तो इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब कोई भी एसेट, एसेट मतलब होता है संपत्ति, कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब आसानी से जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया? उसी को इकोनॉमी में हम लिक्विड एसेट बोलते हैं या तरल संपत्ति भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में तरल संपत्ति आप बोल सकते हो। तो अब ऐसा क्या चीज है, ऐसा जैसे कि आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं, ये लैपटॉप है, ठीक है, या मोबाइल है, अभी मोबाइल लेके जाऊं, मुझे कोई चीज की जरूरत है, मेरे पास कैश अभी बिल्कुल नहीं है, ओके, कैश नहीं है, और मैं जाऊं कुछ चीजें दुकान पे लेने के लिए, तो मैं कहूं कि ये मोबाइल रख लो और मुझे जो भी मुझे सामान लेना है वो सामान दे दो, क्या देगा कोई जल्दी? क्योंकि इसकी कीमत कितना है क्या पता। अब मान लो इसकी कीमत अगर 10,000 है और मैं जो चीज डिमांड कर रहा हूं उसकी कीमत 20,000 है, तो क्या देगा? और सबसे बड़ी बात कि इसकी कीमत 10,000 है या 20,000 है, ये कैसे डिसाइड होगा? सही बात है ना। अभी 4 दुकान पे इसको पूछने जाओगे तो 4 दुकान पे अलग अलग रेट बताएंगे, तो इसका फिक्स्ड नहीं है, तो ये लिक्विड एसेट नहीं हुआ, समझ रहे हो? इसको इजिली लेकिन गोल्ड, आपके पास सोना है, ठीक है, गोल्ड का रेट होता है, आज का रेट होता है, हर दिन उसका रेट आता है, तो जैसे ही वो किसी दुकान पे लेकर जाओगे, मान लो सुनार की दुकान पे लेकर गए, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको वेट करेगा, वेट करके तुरंत आज का रेट मल्टीप्लाई करेगा, और अगर कुछ वगैरह उसको चार्जेस वगैरह काटना है तो काट लेगा, और अदरवाइज उसका तुरंत कैलकुलेट करके आपको रेट दे देगा, पैसा दे देगा, तो इजिली कन्वर्टेड है, ठीक है, लेकिन इसका रेट अलग अलग है, लोग स्पेकुलेट करते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए गोल्ड जो हो गया, दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, और आप उससे फिर काम कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना।
तो कभी भी कोई लिक्विड एसेट के बारे में पूछे तो ये चीज आपके ध्यान में रखना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल में आप तब बोल सकते हो कि एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल है कैश तो खुद ही है, गोल्ड है, जीसेक है। जीसेक क्यों होता है, जीसेक क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। हाँ यस, रिस्क कम है, मतलब आपने गवर्नमेंट को, आपने इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब वो कि आपने लोन भारत सरकार को दिया हुआ है। आप कहोगे कैसे मैं भारत सरकार को लोन दे सकता हूं, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, आप दे सकते हो, ठीक है। भारत सरकार आपसे लोन लेती है, ठीक है। तो भारत सरकार क्या करती है, जब भी पैसा जरूरत होती है वो ऐसे ही मार्केट में आरबीआई के थ्रू पैसा आपसे लेती है और बदले में आपको एक पेपर, एक सर्टिफिकेट आपको देती है कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया है, आपने इतना पैसा सरकार के पास जमा किया है या बैंक के पास जमा किया है, आपको 8% ब्याज आपको हर साल मिलेगा और 10 साल बाद आपको ये पैसा, अगर आपका 1 लाख है तो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा या 2 लाख हो जाएगा या 1 लाख ही सिर्फ मिलेगा। इस तरीके से उस पर लिख के देती है, समझ में आ रहा है। तो उसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो वो इजिली कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि सरकार ने गारंटी दिया हुआ है उसको, और सरकार ने जब खुद गारंटी दिया हुआ है तो वो तो लिक्विड होगा ही ना, वो पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन यही कोई कंपनी ने दिया होगा तो कंपनी कभी डूब सकती है। जैसे मान लो किंगफिशर कंपनी थी ना, किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर बियर वगैरह सब बनता था, तो किंगफिशर कंपनी डूब गई, जेट एयरवेज कंपनी डूब गई। तो इस तरीके से वो लोग, अगर उन लोगों को आपने लोन दिया हुआ है तो वो लिक्विड एसेट में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं ये लिक्विड एसेट, जब समझ गए आप तब आप एसएलआर समझ सकते हो। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक होता है, सारे बैंकों को अंडर लॉ, ठीक है, कानून के तहत क्या करना पड़ता है, उन्हें कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, मतलब मान लो मैंने बताया ना कि कासा में पैसा बैंक आपसे लेता है, लेकिन लॉ के अंडर में आरबीआई ये कहता है बैंकों को कि आप जितना पैसा पब्लिक से लिए हो सारा पैसा लोन में मत दे दो, क्योंकि सारा पैसा लोन दे दोगे और फिर कोई किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी और कोई डिपॉजिटर आपके पास पैसा लेने आया तो आप कैसे उसे रीपे करोगे, बरोबर। तो इसीलिए क्या होता है कि आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए हैं। और क्या रूल बनाया है कि आपके पास मान लो कि 100 रुपया आता है तो 100 रुपए में से कुछ परसेंटेज, 20 रुपया, 18 रुपया, उन लोगों ने रेट स्पेसिफाई करते हैं, एसएलआर रेट, ठीक है, 18% के आसपास है। तो बैंकों के पास, बैंक कहती है कि जितना पैसा आपके पास है उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास लिक्विड एसेट्स में रखो। लिक्विड एसेट में आपके पास होना चाहिए। लिक्विड एसेट बोल दिया तो मतलब कैश, गोल्ड, जीसेक एटसेट्रा, टी बिल, ये सब होता है। गॉट इट। क्यों रखना है समझ में आ गया लॉजिक, ताकि कभी भी इमरजेंसी में कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप ये मत कहो कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि मैंने सारा पैसा तो लोन में दे दिया है। और जो लोन में देते हो पैसा बैंक देती है तो तुरंत तो सारा पैसा मिलता नहीं है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, इस तरीके से लोन में देती है। तो इसीलिए वो सिचुएशन ना हो कि बैंक डिफॉल्ट कर दे और बैंक आपको पैसा ना दे पाए कस्टमर को, इसीलिए कहती है कि इतना पैसा कम से कम आप अपने पास हमेशा रखो। इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी, मतलब लीगली। स्टैट्यूट का मतलब होता है लीगली, कानूनी तौर से, कानूनी तरलता। लिक्विडिटी मतलब इतना आपको तरलता मेंटेन रखना है। रेशियो मतलब अनुपात। गॉट इट। कोई डाउट है?
बोलो। तो अब होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? हाँ, मतलब कि सीआरआर मतलब बेसिकली, जस्ट ब्रीफली मैं कुछ रेट को बस बता दे रहा हूं। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि बैंक हैज टू कीप मनी और मनी विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विथ आरबीआई। मनी जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, मतलब बैंक को क्या करेगा, बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना है डिपॉजिट करके। मतलब कि जब भी कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा, ताकि आरबीआई उस पैसे को आपको दे दे, बैंक को दे दे कि ये पैसा लो और इस पैसे से कस्टमर को रीपेमेंट कर दो। ठीक है, जैसे एसएलआर था ना, तो एसएलआर की टाइप का ही इसका भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य होता है। कैश रिजर्व रेशियो, इतना कैश रिजर्व में रखना है। किसके पास रिजर्व रखना है? आरबीआई के पास, क्योंकि उसके पास रहेगा तो सारा पैसा तो लोन में दे देगा, तो इसलिए आरबीआई कहता है कि मुझे भी कुछ पैसा दे दो ताकि मैं संभाल के रखूंगा। और इसके ऊपर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के। कोई डाउट है? यस तनु, यस बिल्कुल सही। यस प्रसून, यस यस बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। कोई डाउट है? बोलो। हाँ, इसको इसको आपको मतलब जितना भी है उसको डेली आपको उतना मेंटेन होना ही चाहिए। आपका जैसे ही डाउन आएगा, चाहे वो कभी भी डाउन आए, आपको उतना तुरंत उसको फुलफिल करना है। हाँ, डेली ही होता है ये, कैसे जो रिसीव डेली ही होता है। आई थिंक 15 डेज का पड़ा था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक बोलो। सर ने डेली बताया है, वो होता ठीक है, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा क्या है दोनों का रिजल्ट, क्योंकि अब दोनों अगर सर ने भी कहीं से कहीं देखा होगा तो कोई सोर्स से ही देखा होगा, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि सर ने कोई गलत नहीं बताया होगा, कोई और सोर्स से देखा होगा, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा क्या। और कभी कभी क्या होता है ना कि नियम चेंज भी होते रहते हैं, तो इस समय क्या है मैं वो रूल चेंज देख लूंगा। ठीक है, वैसे ये सब चीज़ें खास एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेली करना होता है या 15 डेज करना होता है। आपको मेनली कंसेप्ट देखना होता है। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स आपके मन में जिज्ञासा आती है ये सब चीज़ों की, लेकिन जनरली वो ज़रूरत होता नहीं है। लेकिन हाँ, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, आपको मेन यहाँ पर ये देखना होता है कि ये चीज़ है क्या, कैसे इकोनॉमी, कैसे बैंक, कैसे आरबीआई ऑपरेट कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना होता है। इसका इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा। ठीक है, सीआरआर बढ़ाएगा तो क्या असर पड़ेगा, एसएलआर बढ़ाएगा तो क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में ये ऐसे पूछता है कि अगर सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, या मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, एसएलआर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। या ऐसे पूछ देगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सीआरआर को बढ़ाए या घटाए, इस टाइप से पूछेगा। तो आपको दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब जैसे मान लो से एग्जाम्पल कि अगर आपको क्या करना है, आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करोगे आप, सीआरआर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? हाँ, बढ़ाओगे कि डिक्रीज करोगे? डिक्रीज करोगे। अगर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन जब भी हो तो ये समझ जाना कि मार्केट में पैसा ज्यादा है और दुकानों में चीजें कम है, दुकान में सामान कम है और जो कस्टमर हैं वो ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा चीज ये समझना।
और तो अब इसका मतलब अब क्या करना है, अब तो महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई तो जो भी दुकान के बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे क्या करो, सबसे पैसा ले लो, सबसे पैसा छीन लो, सबसे पैसा छीन लोगे अपने आप लाइन कम हो जाएगी, सब घर पे चले जाएंगे ना, समझ रहे हो बात को। तो यही काम आरबीआई करता है। अब क्या हो रहा है कि सीआरआर मतलब अब वो क्या कहेगा कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा। जब भी मैं कहूं या कोई बात ये कहे कि मार्केट में पैसा ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा, और बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा उनसे छीन लेगा। और सीआरआर जैसे ही बढ़ाएगा मतलब अब बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ेगा, और ज्यादा रखना पड़ेगा इसका मतलब अगर उनके पास पहले 100 रुपया था तो अब वो अगर मान लो कि पहले 10 रुपया रखना पड़ता था, अब वो बोलेगा 20 रुपया रखो, तो बैंक के पास कितना पैसा बचा, 80 रुपया बचा, पहले 90 था, 90 से सीधे 80 हो गया ना, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखो दिमाग में। एनी डाउट? अच्छा हाँ, किसी ने कुछ क्या, अच्छा तो उन्होंने पूछा शेड्यूल बैंक क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल। शेड्यूल बैंक इज नथिंग बट बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट में जो भी उसके शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड हैं उनको शेड्यूल बैंक कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल मतलब आपके जितने कमर्शियल बैंक हैं वो सब शेड्यूल बैंक ही हैं, लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे शेड्यूल बैंक है तनु, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा कम नहीं होता है, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, चीजें कम है, सामान कम है। समझ में आ रहा है तनु? कोई डाउट है अभी या नहीं आया तो पूछो। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक लास्ट एक दो रेट और है, बस इसको करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? कौन लोन लेता है? बैंक आरबीआई से लोन लेता है, यस यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो बैंक रेट मतलब देखो जो रेपो रेट था वो क्या था, शॉर्ट टर्म लोन बाय होम, बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। लेकिन बैंक रेट क्या है, ठीक उसको उल्टा है, ये है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन बाय आरबीआई टू बैंक, ठीक है, एंड विदाउट एनी कोलैटरल ना, विदाउट एनी कोलैटरल, सही है ना। मतलब बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जब चाहिए होता है, लंबे समय के लिए, तब ये लोग जो आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट, ठीक है। अब है लास्ट दो रेट और है, एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यस, रिवर्स रेपो नाम ही है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मतलब कि रेपो का ठीक उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा होता है ना, जब गाड़ी को रिवर्स लेते हैं तो मतलब उल्टा, तो उसी तरीके से रेपो मतलब रेपो का उल्टा रिवर्स रेपो, ठीक है। तो जब भी कुछ समझ में ना आए तो ये चीज याद रखना, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं देयर सरप्लस मनी, देयर सरप्लस मनी विथ आरबीआई,
गॉट इट। मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, तो जिस रेट पे आरबीआई के पास वो पैसा जमा करते हैं या आरबीआई उनसे पैसा लेता है, ठीक है, और अब इस केस में इंटरेस्ट कौन पे करेगा? आरबीआई पे करेगा, क्योंकि इस केस में बैंक पैसा दे रहे हैं आरबीआई को, समझ में आ रहा? तो अब आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देगा। क्लियर? विथ आरबीआई, और ऑफ कोर्स आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इन्हें इंटरेस्ट रेट पे करेगा, इन्हें इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है? और इस केस में आरबीआई इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल देता है ना। मतलब जो पैसा देता है वो क्या करेगा? वो गिरवी चीजों को रखेगा अपने पास। तो वैसे ही चीजों को समझो, ठीक है। मतलब कि अब पैसा कौन दे रहा है? बैंक आरबीआई को। तो बैंक गिरवी चीजों को रखेगा। क्या रखेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किससे? आरबीआई। आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकों को देगा, ठीक है। चीजों को आपको इकोनॉमी को समझना है ना, तो आप अपने घर का या अपना पर्सनल एग्जांपल लो या कोई किराने की दुकान का एग्जांपल लोगे, अपने आप पूरे इंडियन इकोनॉमी को भी समझ सकते हो आप, ठीक है। आप जैसे कि आप लोन लेने जाते हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कैसे लोन लेते हो? आप गिरवी देते हो, फिर लोन लेते हो, वो ब्याज चार्ज करता है। आपको जरूरत ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा, अगर जरूरत नहीं है उतना तो ब्याज कम होता है। जैसे जरूरत ज्यादा होगी, आपको एकदम अर्जेंसी में कल ही पैसा चाहिए किसी भी हालत में, तो किसी के पास भी जाओगे तो क्या करेगा? वो मुंह मांगा आपसे ब्याज मांगेगा, होता है ना। तो सेम ऐसे भी इकोनॉमी में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखो, और ये कंसेप्ट को याद रख के इकोनॉमी में अप्लाई करो, तब आप इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इकोनॉमी कुछ नहीं है, किराने की दुकान ही है। आगे चलते हैं। सो रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो से कैसे महंगाई कम होगी? यस, बिल्कुल सही। मतलब अगर रिवर्स रेपो मतलब आरबीआई उन्हें ब्याज दे रहा है, किसको? बैंकों को। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, इसका मतलब बैंकों को ब्याज आरबीआई से ज्यादा मिलेगा। तो जब ज्यादा मिलेगा बैंकों को ब्याज, तो बैंक क्या करेंगे? आरबीआई के पास पैसा अपना ज्यादा रखेंगे, और जब पैसा अपना ज्यादा रखने लगेंगे तो उनके पास पैसा कम बचेगा जो पब्लिक को दे पाए, समझा। और जब पब्लिक को कम देंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम आया मतलब डिमांड कम, डिमांड कम तो अपने आप महंगाई कम। समझ में आ गया? कोई डाउट है? यस यस, प्रसून बिल्कुल सही। यस, आगे चलते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये लास्ट है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये कुछ कोई चीज नहीं है एक्चुअली। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। इट इज नथिंग बट सिमिलर टू रिवर्स रेपो ओनली, ठीक है। इसमें फर्क क्या है तब? इट इज सिमिलर टू रिवर्स रेपो, but the only difference is, then what is difference? The difference is that it is without GSEC collateral, ठीक है। समझ में आया? इसमें मैंने आपको बताया ना अभी रिवर्स रेपो में कि आरबीआई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी पे देता है बैंकों को, और तब उन्हें क्या करता है? उनसे पैसा लेता है। इसमें क्या होगा कि रिवर्स रेपो की तरह ही, रिवर्स रेपो की तरह ही बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, ठीक है, लेकिन बदले में उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल में नहीं मिलेगा, ठीक है। बस पैसा दे देंगे, उन्हें ब्याज मिलेगा, दैट्स इट, नो कोलैटरल। गॉट इट? एनी डाउट?
अच्छा, आप लोग ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टांस होते हैं, जैसे अकोमोडेटिव स्टांस, न्यूट्रल स्टांस, ये सब पढ़े हो ना? ये सब तो पता है ना आप लोगों को? कैलिब्रेटेड टाइटनिंग नहीं पढ़े हो? हम्म। हाँ। अच्छा, नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही है, इसलिए मैं पूछा आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं बस एक छोटा सा बता देता हूँ ब्रीफली, कुछ वैसे खास नहीं है, बस ब्रीफली बता के फिर देन वाइंड अप। इतना तक समझ में आया? किसी को डाउट है? ओके, नो प्रॉब्लम। प्रसून, तनु, विल डिस्कस इट। सो लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, वैसे ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारा चीज़ें होती है। क्वांटिटेटिव पॉलिसी होती है, क्वालिटेटिव पॉलिसी होती है। क्वांटिटेटिव में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सारी क्वांटिटेटिव पॉलिसी है। क्वालिटेटिव मतलब मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब आप पूरा इकोनॉमी में पढ़ोगे अलग से टॉपिक में, ठीक है? उतना मैं पढ़ाने जाऊंगा तो पूरा 3 घंटा आज का लेक्चर सिर्फ उसी पे जाएगा, तो भी शायद ना हो पाए। तो इसीलिए मैं आपको जितना न्यूज़ में आया है और जितना रेलिवेंट है मॉनेटरी पॉलिसी से, वो मैं आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है? एसडीएफ का रेट है 4.15%, ठीक है तनु? 4.15% अब उसे कर दिया गया है रिसेंटली, एसडीएफ का रेट अभी बढ़ाया गया इसी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी का हुआ। और अच्छा, एक और चीज चलो मैं बताता हूं पहले। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी का, मैंने बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड किया गया 2016 में ना, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। तो इसकी मीटिंग कब कब होती है? 3 3 महीने पे होती है। हाँ, कोई 3 महीना बोल रहा, कोई 2 महीना। अच्छा, बाकी ऑनलाइन वाले बताओ, आप लोग बताओ। 3 महीना? 3? सुना है आप लोगों ने? बीच में कर लेते हैं। अच्छा, आप सुना है? चलो कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं? 3 बार इन ईयर। ओके ठीक है, चलो बता दो, कोई बात नहीं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई एक्ट में जो चेंजेस किया गया 2016 में, तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है, लीगली लॉ में ये लिखा गया कि हर 3 3 महीने पे होगा, ठीक है? 3 3 महीने पे होना चाहिए, लॉ में लिखा गया मिनिमम, हर 3 महीने के बाद मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिस, रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये होता है कि हर 2 2 महीने पे होता है। लॉ में लिखा गया कि हर 3 3 महीने पर मिनिमम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कर रहे हो। हर 3 महीने के बाद, मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद आपका एक मीटिंग हो जाना चाहिए। लॉ में ये लिख दिया गया आरबीआई एक्ट में। लेकिन रियलिटी में आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि हम हर 2 2 महीने पे ही मिलेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ डिफीट नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ने क्या बोला कि मैक्सिमम 3 महीने में आपका एक मीटिंग होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं ना कि 4 महीने में आप एक मीटिंग कर रहे हो। 3 महीने से कम आप हर महीने मिलो, आप हर 2 महीने मिलो, या आप 3 महीने में एक बार मिलो, वो चलेगा। लेकिन 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा लिख सकते हो कि जो मीटिंग है, एमपीसी की जो मीटिंग है, वो लीगली every 3 months, but in reality or in practice, बाय मंथली इसे बोलते हैं। बाय मंथली मतलब एवरी 2 मंथ्स, हर 2 2 महीने पे, ठीक है? प्रैक्टिस में, रियलिटी में ये होता है। अभी आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में हुआ था, अब कब होगा? जून के फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल में जून हो गया ना 2 महीना, फिर जून के बाद कब होगा? अगस्त में, ठीक है? तो इसी तरीके से 2 2 महीना जोड़ते जाओ, पूरे साल भर में 6 मीटिंग होती है। ओके, लॉ में लिखा गया कि 4 मीटिंग मिनिमम होना चाहिए, तो इन लोगों ने 6 मीटिंग करते हैं हर 2 2 महीने पे। तो अप्रैल में हुआ है, अभी आप जून में न्यूज पढ़ोगे तो जून के फर्स्ट वीक में फिर से न्यूज में आएगा कि फिर से वापस से मॉनेटरी पॉलिसी ने ये मीटिंग में ये डिसीजन लिया है। ओके, तो आपको जून में अभी फिर से न्यूज में पढ़ने मिलेगा आपको। तो ये हो गया मीटिंग। अब मीटिंग जब करते हैं तो लोग स्टांस, ये लोग एक लेते हैं। स्टांस मतलब होता है एक पोजीशन लेते हैं। तो
अब ये जो स्टांस होता है, जो लास्ट पॉइंट है, इसे मैं डिस्कस कर लेता हूं और देन नेक्स्ट टॉपिक। एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। स्टांस मतलब पोजीशन, क्या मेरा पोजीशन है, क्या मैंने पोजीशन लिया हुआ है। अब इसमें 3 टाइप का होता है। एक होता है अकोमोडेटिव, या पहले न्यूट्रल करते हैं। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टांस, सुना है? हाँ, नहीं सुने हो? एंड देन एक होता है, ऑनलाइन वाले सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ऑनलाइन वाले बताओ। एंड देन सेकेंड होता है अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव स्टांस। एंड देन थर्ड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अभी अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो आपको अभी अकोमोडेटिव स्टांस न्यूज में पढ़ने मिला होगा। किसी ने पढ़ा न्यूज में, सुना इसको? आरबीआई इज विड्रॉइंग अकोमोडेटिव स्टांस, ऐसा न्यूज में आया है। तो अभी बताता हूं क्या होता है। देंगे या कम देंगे या लूज? यस प्रसून, यू आर राइट। यस, यू आर राइट। ठीक है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो रेपो रेट है, बेसिकली जो मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट, पॉलिसी रेट, की रेट, रेपो रेट, चेंज बेंचमार्क रेट। तो जो पॉलिसी रेट होता है दैट इज रेपो रेट, उसे हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे या उसे उतना ही रखेंगे। 3 चीजें ही हो सकती है ना। रेपो रेट के साथ क्या हो सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी की मीटिंग होती है उसमें क्या करते हैं वो लोग? मेनली रेपो रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे या जितना है उतने पे ही रखेंगे। यही चीज तो हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बताओ जो उन लोगों ने नहीं सोचा है। आप सोच सकते हो एंड आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 3 होता है। तो आप रेपो रेट, रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करती है कि या तो इसमें न्यूट्रल स्टांस जब कहेगी कि हम आरबीआई इज अडॉप्टिंग और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज अडॉप्टिंग न्यूट्रल स्टांस। तो न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि रेपो रेट हम या तो फ्यूचर आने वाली मीटिंग जो है, आने वाली मीटिंग में या तो हम उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तीनों पॉसिबिलिटी वो लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब वो बेसिकली सिग्नल देते हैं मार्केट को, बैंकों को, इकोनॉमी को, इन्वेस्टर्स को, लोगों को एक सिग्नल, एक इंडिकेशन देते हैं, एक इशारा देते हैं कि आने वाली जब अगले नेक्स्ट 2 महीने के बाद मीटिंग होगी तो उस महीने में हम लोग क्या करेंगे, उस महीने में हम या तो रेपो रेट को बढ़ाएंगे, अगर बोलेंगे न्यूट्रल स्टांस हमारा रहेगा, न्यूट्रल स्टांस बोल दिए, इसका मतलब कि या तो रेपो रेट इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और या तो नो चेंज। अगर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, गाड़ी में न्यूट्रल देखे हो ना, सबको पता होगा गाड़ी का न्यूट्रल मतलब, नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। गाड़ी न्यूट्रल में जब होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि अब वो कोई कुछ नहीं कर रही होती है, या तो उसको आप बंद भी कर सकते हो या तो वो आगे भी बढ़ेगी, ठीक है, या तो वैसे ही रुकी रहेगी। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है, अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया रसिया यूक्रेन, रसिया यूक्रेन सुना है आप लोगों ने। उसमें क्या हुआ, इंडिया ना तो यूक्रेन का साइड ले रहा है और ना ही रसिया का साइड ले रहा है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी। मान लो से फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन दोनों जन का मारा मारी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये मान लो इनकी फ्रेंड है लेकिन ये इनकी भी फ्रेंड है, तो अब ये क्या करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, ना तो इसको मारेगी ना इसको मारेगी। लेकिन अगर यही इसकी फ्रेंड है तो क्या करेगी, फिर उसको मारेगी। समझ में आ गया। तो न्यूट्रल मतलब कि नो एक्शन, ठीक है, या फिर कोई भी एक्शन ले सकती है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो वही चीज आरबीआई करता है। और अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव क्या होता है, अकोमोडेटिव मतलब या तो वो रेपो रेट को
या तो डिक्रीज कर सकता है या तो क्या करेगा, नो चेंज और इंक्रीज, इंक्रीज कर सकता है, हाँ, बट नो इंक्रीज। ठीक है, मतलब रेपो रेट में इंक्रीज नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। हाँ, बढ़ाया गया है, यस, लेकिन उसमें आपने एक लाइन और पढ़ा होगा कि दे आर सेइंग दैट दे हैव अडॉप्ट, दे आर डूइंग विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं अकोमोडेटिव स्टांस को, वो लोग ये कर रहे हैं। अभी तक इसके पहले 2 साल से अकोमोडेटिव स्टांस उन लोग का चल रहा था, तो 2 साल से क्या हो रहा था, उन लोग रेट को न तो बढ़ा रहे थे, रेट को या तो कम कर सकते हैं या नो चेंज, तो वो लोग क्या कर रहे थे 2 साल से, नो चेंज पे रख रहे थे, क्योंकि 2 साल से मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस यही था, क्या, अकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, आप पुरानी मीटिंग्स के उनके पढ़ोगे तो उनके सारी मीटिंग में स्टांस यही था, अकोमोडेटिव स्टांस। तो उन लोग 2 साल से, आपने ये भी देखा होगा कि ये कुछ 2-3 साल के बाद, ये लगभग 2018 के बाद शायद से ये रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अकोमोडेटिव स्टांस जब से था तब से इसका मतलब क्या था कि चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन डिक्रीज जरूर हो सकता था, डिक्रीज हो रहा था, बीच में डिक्रीज भी हुआ था, और उसके बाद चेंज उतने पे ही आके रोक दिए थे, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी बढ़ाया नहीं जब तक अकोमोडेटिव स्टांस था। और इस बार की मीटिंग में उन लोगों ने क्या बोला है कि अब हम लोग अकोमोडेटिव स्टांस को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ मतलब उसको हटा देंगे। ठीक है, तो वो जब हटा देंगे तो सीधी सी बात है कि तब वो लोग इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हो, तो ये फर्क है इस बार के अकोमोडेटिव स्टांस में और पिछली बार के अकोमोडेटिव स्टांस में। जब अकोमोडेटिव स्टांस हट जाएगा तो सीधी सी बात है ना कि इंक्रीज, रेट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तनु ने बताया pH 7 इज न्यूट्रल। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, केमिस्ट्री में होता है ना न्यूट्रल। यस यस, ठीक है। मैं केमिस्ट्री का बैकग्राउंड का नहीं हूं, तो इसलिए मैं साइंस वाला एग्जाम्पल नहीं लेता हूं ज्यादा। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? इसमें या तो रेपो रेट को या तो बढ़ा सकते हैं, टाइटनिंग, टाइटनिंग इस वर्ड से समझो, टाइटनिंग, टाइटनिंग मतलब टाइट करेंगे, मार्केट को टाइट करेंगे। टाइट कब होगा मार्केट, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम करेंगे। और मार्केट में मनी सप्लाई कब कम होगा? पीएससी नहीं नहीं, मार्केट में मनी सप्लाई कब कम होगा? जब रेपो रेट बढ़ेगा। तो रेपो रेट को या तो बढ़ा सकते हैं वो लोग या तो नो चेंज करेंगे, बट अब इसमें क्या होगा, क्या नहीं करेंगे लेकिन, बट नो डिक्रीज। ठीक है, कोई डाउट? तो ये चीज याद रखना। आप ये मीनिंग से भी समझ सकते हो, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल में कुछ भी हो सकता है। इंडिया या तो रसिया के फेवर में भी जा सकता है, या यूक्रेन में भी जा सकता है, या तो किसी के फेवर में नहीं जाएगा। तो यही हो गया न्यूट्रल स्टांस, तीनों पॉसिबिलिटी। और अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब मैं अकोमोडेट कर रहा हूं, बेसिकली मैं मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, अकोमोडेट करना मतलब मान लो कि इस क्लास की कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट, लेकिन 5 स्टूडेंट और आ गए या 10 स्टूडेंट और आ गए, तो अब मैं कहूंगा कि 10 लोगों को और अकोमोडेट कर लो, मतलब उन्हें भी एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो उन्हें भी बढ़ा दिया जाएगा। तो वैसे ही अकोमोडेटिव स्टांस किया जाता है। इसमें रेपो रेट को या तो डिक्रीज करेंगे या नो चेंज। कुछ सालों से इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, उसके पहले इसमें डिक्रीज किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी इसे बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा। इस बार इसे बढ़ाया गया है क्योंकि अकोमोडेटिव स्टांस को आरबीआई ने बोला कि हम इसे विड्रॉ करेंगे, इसे अब हटा देंगे, इसलिए उन लोगों ने ये बोल के हटाया किया है। और मतलब नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, और या फिर वो न्यूट्रल स्टांस के टुवर्ड्स भी जा सकते हैं। यहां से वो या तो इस पे जा सकते हैं या तो इस पे जा सकते हैं। ठीक है, और टाइटनिंग जब करेंगे तो रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे या तो नो चेंज, लेकिन डिक्रीज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक? रट्टा मत मारो, इसे याद, इसे कंसेप्ट से समझ लो, तब समझ में आ जाएगा।